क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन, आपको बताना है कौन सी क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम रहेंगी, ये आपको बताना है। क्लास 11 से क्वेश्चन है ये। एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल आप लोगों को पता है, सॉलिड एंगल में ये क्या रहा करता है भाई, डायमेंशन लेस रहा करता है ना। ये क्या रहा करता है, डायमेंशन लेस रहा करता है। अगर इसी के जैसा ढूंढना है तो आपको वो क्वांटिटीज देखनी पड़ेंगी जो डायमेंशन लेस होती हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, स्ट्रेन। स्ट्रेन आप जानते हो डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन आप कह सकते हो। एंगल, एंगल भी क्या होता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस हुआ करता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ भी आप डायमेंशन फाइंड करने जाओगे तो आपको डायमेंशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपका यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है यही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11th का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है, आपको एक मैग्नेट दे रखी है और ये भी कह रखा है कि ये मैग्नेट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में आपको ये एरो दिखा रखा है। यानी कि अगर मैं इस वाले कॉइल को नाम दूं 2 और इस वाले को नाम दूं 1, तो ये जो मैग्नेट है ये दूसरी वाली कॉइल की तरफ जा रही है, दूसरी वाली के नजदीक जा रही है और पहली वाली से दूर होती जा रही है। अब आपने पढ़ा होगा कौन सा लॉ है, लेंज लॉ। लेंज लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज होना चाहिए। इस तरीके से करंट प्रोड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होती है। अगर साउथ पोल इस दूसरी कॉइल के नजदीक जा रहा है, इस वाले फेस के पास में जा रहा है, तो ये कॉइल जो है क्या चाहेगी, ये चाहेगी कि ये जो साउथ पोल है मेरे पास ना आए। साउथ पोल ना आए मतलब इस डायरेक्शन में, जब आप इस डायरेक्शन से देखते हो तो इस कॉइल पर कौन सा वाला पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। और साउथ पोल प्रोड्यूस होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, अंदर की तरफ जा रही होंगी, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब इसके हिसाब से जब आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तब क्या आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि भाई करंट जो है सी की तरफ आ रही है। सी की तरफ कब आएगी, जब डी से चली होगी करंट। तो यानी कि इस वाले में तो करंट की डायरेक्शन हो गई डीसी। देखिए एक और तरीका है, आप लोगों ने क्लॉक फेस रूल पढ़ रखा होगा, क्लॉक फेस रूल पढ़ रखा होगा। इसमें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर नॉर्थ आपको डायरेक्शन मिलती है, नॉर्थ पोल मिलता है, तो करंट की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर साउथ पोल आपको मिलता है तो करंट की डायरेक्शन रहा करती है क्लॉकवाइज। तो उसी क्लॉकवाइज जब आप इस साइड से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप अपनाओगे तो आपको करंट जो मिलेगी वो डी से सी की तरफ फ्लो करते हुए ही मिलेगी। अब आप दूसरी साइड में देखिए, फर्स्ट वाली जो कॉइल है, इस वाले फेस को अगर आप देखते हो तो इस फेस से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। भाई इंड्यूस करंट क्या चाहेगी कि ये दूर ना जाए, दूर ना जाए मतलब इधर भी कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा मतलब इधर भी कैसी करंट होगी, इधर भी क्लॉकवाइज करंट होगी। क्लॉकवाइज करंट होगी तो देखिए क्लॉकवाइज का मतलब है बी की तरफ, क्लॉकवाइज का मतलब है बी की तरफ करंट जा रही होगी, और बी की तरफ जा रही होगी तो भाई ए से आ रही होगी, यानी कि इस वाली कॉइल में करंट हो जाएगी ए से बी और दूसरे में हो जाएगी डी से सी। यानी कि यहाँ भी आपका कौन सा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। उसके आगे ये वाला पार्ट है, इसमें भी 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में 13th क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो ये 13th क्वेश्चन है आप लोगों का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यहाँ पर आपको बात कहा गया है किसका, थिन रॉड का। रॉड का देखिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को याद हो तो ये हुआ करता था ml²/12 हुआ करता था, है ना। एक्सिस कहाँ है भाई इसका, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। यानी कि अगर ये रॉड हो गई यहाँ पर और ये मिड पॉइंट हो गया तो जो एक्सिस है वो ये वाला है, इसी एक्सिस के अबाउट ये इस तरीके से रोटेशन कर रही है ना। लेंथ कितनी है भाई रॉड की, 400। लेंथ तो बतानी है हमें, है ना। लेंथ जो है हमें बतानी है 400 ग्राम। 400 ग्राम जो है ये आपको यहाँ पर मास दे रखा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, ये दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मास आपको दे दिया भाई 400 ग्राम। आपसे लेंथ कही गई है, देखिए वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था यही यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये 2400 हो गया। मास कितना हो जाएगा, एक मिनट, मास हो जाएगा यहाँ पर 400 और एल ये आपको बताना है, अपॉन में आ गया 12, तो एल स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2400 इंटू 12/400 ये हो जाएगा।
जीरोज आपने कैंसिल कर दिए, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 स्क्वायर आ गया। 72 जो है ये एल स्क्वायर आ रहा है। देखिए 72 भी ऑप्शन है, इसको मत आप करेक्ट ऑप्शन लगा देना, ये एल स्क्वायर है। तो आप जब इसका रूट फाइंड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 तिया 24 तिया 72, यानी कि 3/√8। जब 3√8 आप करोगे तो ये आएगा 3 × 2√2, यानी कि 6√2। और 6√2 को भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर देगा भाई, कितना देगा, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8, 8.4। 8.4 के पास जो आप देख सकते हो वो है 8.5, यानी कि यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सारा खेल क्या था, सारा खेल था इस फॉर्मूले का। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन आपने कर दिया, फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आसान क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू, ये आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्टिकल का जो SHM कर रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपको बताना है और टाइम पीरियड आपको बताना है। देखो एम्पलीट्यूड तो सीधी सी बात है, ये जो 5 है ये यहाँ पर क्या है भाई, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड ही है। अब टाइम पीरियड की बात है वो यहाँ से पता चलेगा। ओमेगा टी आप जब कंपेयर करोगे तो ओमेगा टी को पाई टी के बराबर रखोगे, यानी कि ओमेगा आएगा पाई के बराबर। 2 पाई/टी होता है ओमेगा, पाई के बराबर आपने रखा, पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड तो आ गया 2 सेकेंड और एम्पलीट्यूड आ गया 5, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 या 16 है ये, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट अभी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10 ये वाला था, ये 11th क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था ना, कोई बात नहीं। 12 ये हो गया, 13 14 और ये 15 और ये आएगा 16th क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन वहां पर ज्यादा हो गया उस वाले पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये 16th क्वेश्चन है अभी हमारा। मास ऑफ अ प्लेनेट, मास ऑफ अ प्लेनेट कितना है भाई, 1/10 है। किसका 1/10 है, जो अर्थ का मास है उसका 1/10 है। और डायमीटर कितना है, वो हाफ है। कितने के भाई, जितना अर्थ का डायमीटर है उसका हाफ है। आपसे कहा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो मैं मान लेता हूं कि m डैश प्लेनेट का मास है, ये आपको दे रखा है m/10। m क्या मान लिया मैंने, अर्थ का मास मान लिया यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरीके से मैं डायमीटर भी मान लूंगा। डायमीटर आपको कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। जो आपको डायमीटर के टर्म्स में दे रखा है वही आप रेडियस के टर्म्स में भी कह सकते हो। आप कह सकते हो कि रेडियस भी हाफ होगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आप जरा फॉर्मूला चेक करिए, ये होता है फॉर्मूला। आप यहाँ देख सकते हो कि जी एम और आर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो m/r² इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये रिलेशनशिप आप यूज कर लो भाई। जी डैश किसके प्रोपोर्शनल होगा, m'/r' के, यानी कि आप इसे कह सकते हो जी डैश प्रोपोर्शनल होगा m/10 और ये आ जाएगा r²/4, 4 चला जाएगा ऊपर। तो जी डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। जी भी आपके पास है, जी डैश भी आपके पास है। आप एक काम करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि m इस m से कैंसिल हो जाएगा और r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो g डैश के सामने क्या बच गया भाई, 4/10 और g के सामने क्या बच गया भाई, 1, यानी कि कुछ भी नहीं। तो आप इसी को सॉल्व कर लो, 2/5 यानी कि g डैश हो जाएगा 2/5 ऑफ g मतलब 9.8। 9.8 यानी कि अगर आप इसे 10 भी मान करके चलो तो 2 2 4, 4 के आसपास आपका आंसर बनना चाहिए। 4 के आसपास कौन है, ये वाला ऑप्शन है, देखिए 4th वाला 3.9, यही आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर चेक कर लेना है कौन सा आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठ रहे हो यहाँ पर और पता कर रहे हो कि क्या आंसर आएगा। इतना टाइम नहीं होता, आपको टाइम सेव करना चाहिए। जितना ज्यादा आप टाइम को सेव करके चलोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किसी क्वेश्चन में अटक गए तो वहां पर हम जो है उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आ चुका है, देखिए पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए। ये यहाँ पर देखिए ए ब्लॉक है, इस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन की, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक ए और बी दोनों का मास आपको दे रखा है। ब्लॉक स्लाइड्स ओवर फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये जो सरफेस है यहाँ पर ये फ्रिक्शनलेस है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी,
ए ब्लॉक बी पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा। भाई सीधी सी बात है, जब आप ए ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हो तो ए वाला जो ब्लॉक है वो बी वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगा रहा होगा ये आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। देखो, मान लिया हमने कि F इज इक्वल टू एम ए, मान क्या लिया, यही होता है फॉर्मूला। अगर आपको ये एक्सेलरेशन पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स लग रही होगी बी वाले ब्लॉक पर। देखिए, बी का जो मास है वो कितना है, 3 है, ये मैंने 5 लिख दिया। बी वाले का मास है 3, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है ना, और फोर्स जो है मैं इसे एफ डैश मान करके चल रहा हूँ क्योंकि एफ से हमको एक दूसरी फोर्स दे रखी है। अब ये जो फोर्स है आप इसको समझो, ये फोर्स किस पर लग रही है, दोनों ब्लॉक्स पर लग रही है। अगर ये फोर्स दोनों ब्लॉक्स पर लग रही है तो यहाँ पर इसे एम डैश कह दिया मैंने। मास जो हो जाएगा वो दोनों बॉडीज का कंबाइन आएगा। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, फोर्स हमें पता है। तो 10 इज इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन पता चल गया कि भाई ए वाला और बी वाला दोनों जो है एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं क्योंकि एक ही फोर्स इन पर लग रही है। लेकिन ए वाला बी पर कितनी फोर्स लगा रहा है वो पता चलेगा आपको यहाँ से। एक्सेलरेशन हो गया 2, 3 दूनी 6, 6 न्यूटन की जो है यहाँ पर ये फोर्स लग जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ गए हम 18th क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रखी है, साइक्लिक प्रोसेस है, आपको दिख रहा है सामने। ए से शुरू हुए, बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर और डी से ए पर आ गए, है ना। ये जो है ये यहाँ पर डायरेक्शंस भी दे रखी हैं साइक्लिक प्रोसेस की। वर्क डन बाय गैस अलोंग पाथ बी सी। देखिए, जब आप बी से होकर के और सी स्टेट तक जा रहे हो, आप लोग जरा एक बात चेक करो, बी से सी तक जाने में यहाँ पर प्रेशर के अंदर तो चेंज आएगा। कितना आएगा, 200 किलो पास्कल का चेंज आएगा। लेकिन जब आप बी से सी पर जाते हो तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है 0। वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है P डेल्टा V। जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वर्क में भी कोई चेंज नहीं आएगा। वर्क में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 18th के बाद यहाँ पर 19th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सामने। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कह रहा है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल होते हैं। और क्यों ना न्यूट्रल होते हैं भाई, ये भी लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी रहता है। यही रीजन हमने पढ़ा भी है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही यहाँ पर दे रखा है। स्टेटमेंट 2 के बारे में कह रखा है कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। ये चीज गलत हो गई भाई, ये चीज गड़बड़ हो गई। देखिए, हमको पता है कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जो हैवी एलिमेंट्स के एटम रहते हैं, वो स्टेबल नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। और लगातार क्या होता है उनमें, रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी, है ना, और फिजन फ्यूजन ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये क्या होता है, ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए करा जाता है। तो सभी एलिमेंट्स के एटम स्टेबल होंगे ऐसा नहीं कह सकते आप, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच गए हम। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें कह रहे हैं आपसे, स्टेटेड अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्यू का बताना है आपको। ये रहा क्यू, इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताना है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल देखिए जब एमिट हुआ तो अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, यानी कि मास नंबर में से 4 कम कर दो और एटॉमिक नंबर में से 2 कम कर दो, यानी कि कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पर ये बच जाएगा 286 और यहाँ पर बच जाएगा 80। अब E प्लस का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, यानी कि +1 बीटा 0, यानी कि एटॉमिक नंबर में से 1 कम हो जाएगा और मास नंबर में से कुछ भी कम नहीं होगा। दैट मीन्स 286 और यहाँ पर आ जाएगा ये 79। इसके बाद बीटा माइनस दे रखा है, यानी कि बीटा माइनस का मतलब है -1 बीटा 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहे हैं। मतलब एटॉमिक नंबर इस बार बढ़ जाएगा और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं। तो ये हो गया 80 और ये हो गया 286। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर से इलेक्ट्रॉन की बात, तो ये इलेक्ट्रॉन भी -1 बीटा 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि एटॉमिक नंबर फिर बढ़ेगा जबकि मास नंबर क्या होगा, सेम रहेगा। तो 286 और 81, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। जहां पर बस आप याद रखो, जैसे ये बीटा है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, तो
अगर ये नेगेटिव है तो आपको इंक्रीज करना है, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो आपको डिक्रीज करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। ये चीज आप ध्यान रखो, आपका आंसर पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक पार्टिकल है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ पर है। देखिए सर्कुलर पाथ पर है तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो बार बार चेंज हो रही होगी, है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वेलोसिटी का, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी देखिए, फिर वही बात आ गई। यहाँ ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये सही आएगा, क्योंकि वेरिंग कर रही है वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, वेरी करेगा विद एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होगी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 22, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट से, जो होगा हमारा पार्ट नंबर 3।